लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से हमें स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, अब जो मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट तो उसी दिन एक्सप्लेन कर दिया था कि बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के केस में, ठीक है, हमें कैसे आर्ग्यूमेंट देने होते हैं और किस आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग होता है। अब आज की क्लास में हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने आपको समझाया था कि मेन के केस में दो आर्ग्यूमेंट सिंपली हम पास करते हैं। ठीक है, एक तो आर्ग्यूमेंट का काउंट जो हम क्या करेंगे जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम पर जो हम वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दैट इज आर्ग्यूमेंट काउंट। इंस्टेड ऑफ दिस हमें यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है, एक्चुअली वो आर्ग्यूमेंट्स मेन फंक्शन में पास किए जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट किस में स्टोर होंगे, इसके लिए यहाँ पर कैरेक्टर, इसको सिंपली हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, आर्ग्यूमेंट वेक्टर। ठीक है, ARGV का सिंपली फुल फॉर्म है आर्ग्यूमेंट वेक्टर, और यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अब इसको एक प्रोग्राम से देखते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके भी समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर्ग्यूमेंट काउंट। ठीक है, ARGC मीन्स आर्ग्यूमेंट काउंट, और एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो यूज किया है बेसिकली कैरेक्टर पॉइंटर एरे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हालांकि फर्स्ट ईयर में आप इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैंने ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर पुट नहीं किए हैं इस कंसेप्ट के। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट के काउंट को डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट काउंट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसका मेन का जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वेरिएबल हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ऐसे ही हम हर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को क्या करना चाहेंगे, इंडिविजुअल डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए जीरो इंडेक्स। ठीक है, जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट वेक्टर है, यानी कि जो कैरेक्टर पॉइंटर की एरे है, ठीक है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स जाके सारे स्टोर हो जाएंगे। कैसे किस तरीके से होंगे ये आप एक बार ऑलरेडी सी में देख चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको टर्बो C++ विंडो के साथ देखते हैं कि कैसे काम होगा। ठीक है, अब इस केस में जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है और वन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दिस अगर हमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स क्या किए हैं, इनपुट में दिए हैं, कैसे क्या दिया है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम उन वैल्यूज को लूप चलाकर भी सिंपली डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट वेक्टर एक एरे है, तो एरे के साथ जैसे हम ट्रीट करते हैं, यानी कि इंडेक्स बाय इंडेक्स एक्सेस करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी मेंशन करना होगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होगा देखें। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा। ठीक है, बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमें प्रोग्राम को सेव करना होगा, जैसे कि हमें पता है प्रोग्राम को कैसे सेव करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल का भी आपको पता है किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और कंपाइल के लिए हम ऑल्ट फंक्शन प्लस F9 की प्रेस कर सकते हैं, ये हम सबको पता है, या फिर कंपाइल मेन्यू के थ्रू भी कंपाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, इतना तो आप सबको पता है कि हर प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में सबसे पहले हमारे पास में जो प्रोग्राम है जो हमने बनाया है, लेट्स से कि मैंने इस प्रोग्राम का नाम सिंपली CMD के नाम से सेव किया है, cmd.cpp है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की exe फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो exe बनाने के लिए हमें पता है मेक exe का ऑप्शन होता है, अदरवाइज आप F9 की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम को सिंपली एग्जीक्यूट ना करके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में हमें डॉस शेल यूज करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली डॉस शेल पर जाने का ये तरीका है।
फाइल मेन्यू में आप डॉस शेल ऑप्शन यूज करके वहां पर क्या देंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन का आप मतलब वो पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहां पर आपके इस प्रोग्राम की exe फाइल सेव हुई है। ठीक है, तो क्योंकि प्रोग्राम सिंपली किस नाम से सेव है, cmd.cpp, तो हमें पता है इसकी exe भी cmd.exe के नाम से बन जाएगी, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी। ठीक है, तो अब देखें, मैंने यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने प्रोग्राम इस पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव किया है, दैट मीन्स exe फाइल भी यहीं बनी है। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर पाथ देने के बाद किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये देखें। मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये पाथ दिया जहां पर हमारी पर्टिकुलर प्रोग्राम की exe फाइल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ इनपुट देंगे, हम डॉस शेल पर। ठीक है, देन हमें अपने प्रोग्राम की exe फाइल का नाम लिखना होगा। .exe लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली cmd टाइप करेंगे। देन उसके बाद आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर अजमेर 12 और 34 ये सारी वैल्यूज मैंने क्या की हैं, 1 बाय 1 करके पास की हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज किस में जाके स्टोर होंगी, इस आर्ग्यूमेंट वेक्टर में। ठीक है, प्लस जब हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के आउटपुट को चेक करेंगे, ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये इनपुट दिया, एंटर प्रेस करने के बाद हमें उसी विंडो पर जो डॉस शेल वाली विंडो है, ठीक है, वहां पर ये कुछ कंटेंट इस अकॉर्डिंग हमें विजिबल होंगे। अब देखते हैं क्या। सबसे पहले हमने आर्ग्यूमेंट्स के काउंट को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, ये 4 आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इंडेक्स नंबर तो 3 तक है लेकिन काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट यहाँ पर टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स का काउंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करवाया है, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स आई मीन टू से कि 0 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट 0 इंडेक्स की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवाई है। तो 0 इंडेक्स पर हमेशा पर्टिकुलर जो प्रोग्राम का नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा अलोंग विथ पाथ। ठीक है, ऐसे ही 1 इंडेक्स पर जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है ये इंडेक्स 1 पे रहेगा। ऐसे ही 12 और 34 जो ये दोनों वैल्यूज भी डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो इनको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने सिंपली क्या किया है, लूप चलाया है। ठीक है, अजमेर का आउटपुट कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, यानी कि इसके बाद आपको यहाँ पर पहले प्रोग्राम का पाथ विजिबल हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद अजमेर यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, अजमेर कंटेंट। उसके बाद जब हम इस पर्टिकुलर लूप की बात करेंगे तो टोटल हमें ये वैल्यूज 4 आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर विजिबल हो जाएगी और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के प्रोग्राम को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे प्लस कैसे इनपुट देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, यूज में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बेसिकली जो हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, और 0th इंडेक्स पर हमेशा हमारे प्रोग्राम का नेम रहेगा। ठीक है, प्रोग्राम का नेम आई मीन टू से कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पाथ प्लस जो हमारी exe फाइल है वो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेस्ड रहेगा। हमें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ cmd लिखना होता है जो कि हमारे प्रोग्राम की exe फाइल का नाम होता है। लेकिन जब हम 0th इंडेक्स के आर्ग्यूमेंट को डिस्प्ले करेंगे तो पूरा का पूरा पाथ अलोंग विथ exe फाइल ये विजिबल होगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मैं बेसिकली एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ अभी। इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं, सिर्फ मैं आपको इतना क्लियर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगी,
कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के जो स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो सेम ही है। मैंने इस केस में प्रोग्राम का नाम पुट किया है cmd1 के नाम से। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि cmd1.cpp के नाम से मेरा प्रोग्राम सेव्ड है। ठीक है, यस अनुभूति, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के काउंट को डिस्प्ले करवाया है। यस, तो इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होंगे, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इनमें से जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, आई मीन टू से कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, न्यूमेरिक वैल्यू में। ठीक है, हम उन सब का क्या करवाने वाले हैं, सम करवाने वाले हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हम कुछ सम का लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन अब मेन समझने वाली क्या बात है कि प्रोग्राम में सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो अब सम होगा कैसे। तो देखें, हमारे पास में एक फंक्शन होता है a to i, यानी कि जो हमारे पास में इंटीजर है, इंटीजर टू i मतलब बेसिक सॉरी वापस रिपीट कर रही हूँ, a का मतलब यहाँ पर जो हमारे पास में इंटीजर कैरेक्टर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इंटीजर में। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करेगा। प्लस इस फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है यानी कि जो पैरामीटर है उसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक और समझने वाला कंसेप्ट है कि मैंने प्रोग्राम 0th इंडेक्स से नहीं एग्जीक्यूट किया है, मैंने जो लूप है वो 1 इंडेक्स से एग्जीक्यूट किया है, ताकि मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से देखना शुरू करूं कि कौन कौन सी वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यूज में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने a to i फंक्शन यूज किया है। ये क्या करेगा, ऐसी वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू में जो कि कन्वर्टेबल है। जैसे कि अजमेर कभी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकता, 12 न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो भी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है, उन सब का क्या करते जा रहे हैं, सम करते जा रहे हैं। सम करने का हमें लॉजिक पता है, तो यहाँ पर इसी तरीके से ये कुछ काम होगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को आपको CMD विंडो पर एग्जीक्यूट करके शो कर रही हूँ, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो टर्बो C++ की विंडो आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ। अब अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर भी हम जो हमारे पास में Alt+O ऑप्शंस में जाकर DCA1 के नाम से मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम नंबर था हमारे पास में सिंपली 99। तो देखें यहाँ पर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, हमें 100th प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था। तो देखें सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना है। अच्छा, 2 मिनट के लिए अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज उसको आप पॉज करना, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके फिर वापस आपको आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। तो देखें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमें पता है ये ऑप्शन है
यहाँ पर कोई एरर नहीं है इस केस में। जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको स्क्रीन पर शो किया था मैं उसी को आपको एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। ठीक है, अब देखें, अगर हम बात करें कि सिंपली मैंने यहाँ पे रन कर दिया तो कुछ इस तरीके से रन हमें नहीं करना। सबसे पहले इसकी exe फाइल बना देनी है, तो ये exe फाइल बन चुकी है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम अभी है 100prog.cpp के नाम से। ठीक है, तो अब हमें फाइल मेन्यू में जाना है, वहां पर डॉस शेल ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, अब पाथ यहाँ पर हमारे पास में एक्यूरेट है, जहां पर मैंने प्रोग्राम को क्या किया है, सेव कर रखा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या देना है, सबसे पहले 100prog यानी कि उस exe फाइल का नाम। ठीक है, देन सबसे पहले मैंने आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर दिया अजमेर, देन मैंने लिखा 10 और देन 20। अगर आपके पास में पाथ चेंज है तो आप यहाँ पर पाथ जो है आपके पास में, ठीक है, आप वो चेंज करेंगे सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे यहाँ पर पाथ बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है इसलिए मैं उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, पाथ चेंज कैसे करते हैं ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने CMD जब पढ़ा था तब देखा होगा। बेसिकली cd कमांड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए, अब जस्ट वेट अ मिनट। अब देखें ऐसी प्रॉब्लम आई, दैट मीन्स कि exe फाइल शायद क्रिएट नहीं हुई है। तो अब इस केस में वापस से प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल करेंगे और वापस से इसकी exe फाइल को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस से डॉस शेल पर यहाँ पर अगेन अब भी अगर प्रॉब्लम आई तो हमारे पास में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका भी रहेगा। ओके, ये यहाँ पर कमांड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जस्ट वेट अ मिनट। देखें, इसका एक और तरीका है इसको एग्जीक्यूट करने का। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन है। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट्स में आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो देखें, मैंने अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया 10, 20 और लेट्स से कि अजमेर। ठीक है, अब अगर मैं ओके करूंगी और अब इस प्रोग्राम को सिंपली एग्जीक्यूट करूंगी तो देखें 10 और 20 का सम यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोग्राम का आउटपुट हम शो कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम डॉस शेल आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई रिपीट कि आपको क्या करना है, सिंपली रन मेन्यू में जाके आर्ग्यूमेंट्स जो ऑप्शन है उसको स्पेसिफाई करना है। देन यहाँ पर आपको जितने n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देने, लेट्स से अब यहाँ आपको पाथ देना जरूरी नहीं है, आपको जो आपकी exe फाइल है उसका नाम नहीं लिखना है। ठीक है, लेट्स से मैंने 50, 20 अजमेर और दे दिया 10। एंटर करने के बाद अब इस एग्जीक्यूशन के मेथड में आपको Ctrl+F9 करना होगा, तो आपको यहाँ पर आंसर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, डॉस शेल वाला जो मेथड है वो भी काम करेगा, लेकिन अभी इस केस में नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको ऑल्टरनेटिव तरीका बता दिया। ठीक है, अब हम वापस से उसी स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वापस से वही। यस, अब इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं A to I फंक्शन के रिगार्डिंग या कुछ भी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो A to I फंक्शन है वो सिंपली stdlib.h हेडर फाइल में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये बात हो गई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की। अब कोई डाउट नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है C++ का,
वो है सिंपली हमारे पास में पॉइंटर्स। ठीक है, अब देखें पॉइंटर्स क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर C++ में जो पॉइंटर के नए कंसेप्ट हैं हम उसको एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें कैसे हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो एज इट इज आपका सी जैसा ही है, तो उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है। सिंपली मैंने पॉइंटर को यूज करना बताया है यहाँ पर, और ये समझाया कि वैल्यूज को स्वैप कैसे कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को स्वैप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने सिंपली a और b दो वेरिएबल्स लिए हैं। अब हमें पता है कि जो पॉइंटर्स हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस केस में दो पॉइंटर क्रिएट किए हैं। प्लस पॉइंटर के साथ में ये भी कंसेप्ट है कि अगर आपने पॉइंटर इंटीजर टाइप के बनाए हैं तो इंटीजर वेरिएबल्स के ही हम एड्रेस उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें मैंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले दो नंबर्स का इनपुट लिया है। लेट्स से कि मैंने इनपुट में 20 और 30 वैल्यू दी है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंटर जो P1 है उसमें मैंने जो फर्स्ट वेरिएबल है a उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से स्टोर किया है। ऐसे ही जो सेकेंड पॉइंटर वेरिएबल है अगेन इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोग्राम को अगर हम इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को स्वैप करना चाहते हैं a और b की वैल्यूज को, लेकिन हम सिंपल स्वैपिंग ना करके हम किसका यूज कर रहे हैं, पॉइंटर्स का। तो देखिए पॉइंटर के केस में अगर हम बात करें तो पॉइंटर यहाँ पर किसको पॉइंट करेगा, a के इंडेक्स को, एड्रेस को। ठीक है, और ये P2 पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, b वेरिएबल के एड्रेस को, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है, तो जब हम पॉइंटर के साथ किसी स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू एट ऑपरेटर यूज करना होता है। तो मैंने इस तरीके से क्या किया है, जैसे हम सिंपल स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली P1 लिखती तो P1 के एड्रेस की बात होती कि P1 के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, लेकिन हमें क्या करना है, P1 के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू है, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे कंसेप्ट को समझना होगा कि P1 आपके पास में एक पॉइंटर रहेगा। लेट्स से कि इस लोकेशन पर 100 एड्रेस स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब ये 100 जो पर्टिकुलर लोकेशन होगी वो किसी ना किसी वेरिएबल की होगी, उस पर हम मान के चल रहे हैं 20 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम हम ये मान रहे हैं कि वो क्या है, A है। ठीक है, ये इस लोकेशन का नाम है और इस लोकेशन का एड्रेस हो गया 100। तो पॉइंटर सिंपली क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करेगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यानी कि अब ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है और इस पॉइंटर का नाम क्या है, सिंपली P1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। ये देखें ये P1 पॉइंटर हो गया हमारे पास में, ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और इस लोकेशन पे 20 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम स्वैपिंग करेंगे तो पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को स्वैप करवा रहे हैं दूसरे पॉइंटर की वैल्यू से। दूसरे पॉइंटर जिस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन की वैल्यू से। ठीक है, तो स्वैपिंग का तरीका वही है कि हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, देन उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, दूसरे पॉइंटर जिस प्लेस को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया, और लास्ट में जो फाइनली हमने टेम्प में स्टोर करवा दिया वो वापस से P2 लोकेशन पर हमने असाइन कर दिया। ठीक है, तो P2 लोकेशन जिस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा वहां जाके सिंपली चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पॉइंटर के केस में हम जिन एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो सिंपली उन लोकेशंस में भी चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, मैं अगर ए और बी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी, ठीक है, या फिर पॉइंटर को भी अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर को डिस्प्ले करवाऊंगी या फिर A1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं, तो रिजल्ट यहाँ पर इस केस में A1 के केस में, सॉरी, A वेरिएबल के केस में रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा आफ्टर स्वैपिंग। ये देखिए, आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा A में 30, यानी कि इस लोकेशन पर वैल्यू असाइन हो गई 30, ठीक है, और B वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हो गई 20। प्लस मैं अगर सी आउट के साथ में, ठीक है, P1 वैल्यू, P1 एड्रेस के वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाऊं, यानी कि P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन को भी अगर हम डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास में 30, ठीक है। और अगर P1 के एड्रेस को डिस्प्ले करवाना है, तो हमने पहले भी देखा है कि एड्रेस के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम सिंपल अगर P1 लिखेंगे तो उस केस में ये 100 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंटर के केस में ये कंसेप्ट होता है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास में वॉइड पॉइंटर का, ठीक है। तो अगर हम बात करें वॉइड पॉइंटर की, तो वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर जिसका सिंपली हमने कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं किया, प्लस अगर कोई भी डेटा टाइप नहीं है तो हम उसमें किसी भी तरह के पॉइंटर को क्या कर सकते, किसी भी तरह के वैल्यू वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस कंसेप्ट को कि कैसे काम हो रहा है। यहाँ देखें, अगर मैं बात करूं वॉइड पॉइंटर की, तो देखिए मैंने क्यू नाम से एक वॉइड डेटा टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट किया है जिसको कि हम वॉइड पॉइंटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझने वाली क्या बात रहेगी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर वॉइड पॉइंटर में मैंने इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम क्या कर सकते हैं, अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर बना रहे हैं तो कैरेक्टर वैल्यू के एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली द वैल्यूज, ठीक है। लेकिन वॉइड पॉइंटर के थ्रू हम एक पर्टिकुलर वॉइड पॉइंटर में किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेसेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाली क्या बात रहेगी कि हमने क्यू वेरिएबल में, क्यू जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें सिंपली इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर दिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग वी कैन नॉट राइट द पॉइंटर लाइक दिस। हम इस तरीके से नहीं डिस्प्ले करवा सकते हैं पॉइंटर की वेरिएबल वैल्यू को। अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या है, एरर है, ठीक है। इस केस में वॉइड पॉइंटर के केस में ये एरर है, लेकिन बाकी अगर आप इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले रहे हैं और इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हैं तो उस केस में ये वैलिड तरीका है जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। इस केस में अगर हमें उस पर्टिकुलर क्यू वेरिएबल में, क्यू पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो मैं अभी इस कंसेप्ट को यहीं पर पॉज कर रही हूँ। टाइप कास्टिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे काम करेगा। चलिए, कुछ कंफ्यूजन है तो आप